हाय बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक। हमने इसमें इंडियन हिस्ट्री में एक पार्ट देख लिया था, उसका नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। आई होप आपने जो लास्ट वीडियो में टिप्स देखी थी, कोई भी जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी याद करने की, आपने याद कर ली होंगी। अब देखते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। तो वैदिक कल्चर जो है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और मैंने आपको एक बताया था एडी भी होता है। एडी क्या होता है, एनो डोमिनी। ठीक है। तो जो वैदिक कल्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में। ठीक है। जब भी वैदिक कल्चर की बात होती है तो उसमें आर्यंस के बारे में चर्चा की जाती है। और इस कल्चर को वैदिक कल्चर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो कल्चर है ये वेद से रिलेटेड है। और आपको पता ही होगा कि वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। उनका क्या क्या नाम है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैराग्राफ यहाँ पर गिवन है, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन, यानी जो आर्यन है वो कहाँ से आए हैं ओरिजिनली। तो देखिए जो पहला पॉइंट है, द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस स्टिल रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट। यानी कि कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई आर्यंस यहाँ से आए थे। ठीक है। काफी सारे स्कॉलर्स हैं। ठीक है। जो अगली पॉइंट है, देखो इसमें अगला सेंटेंस, सम स्कॉलर्स बिलीव दैट आर्यंस वर नेटिव टू द सॉइल ऑफ इंडिया। जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो सोचते हैं कि जो आर्यंस हैं वो भारत की ही मिट्टी के हैं, यानी भारत में ही उनका ओरिजिनल होम है। और कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई, जो आर्यंस है ना वो बाहर से आए हैं। बाहर से यानी कि सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में कौन बताता है, जो स्कॉलर हैं जिन्होंने ये बताया कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हैं। सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये किसने बताया, मैक्स मुलर ने। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे हैं बीजी तिलक। इन्होंने क्या बताया है कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं या फिर आर्कटिक रीजन से आए हैं। ठीक है। मतलब डिबेट चलती रहती है इस टॉपिक के ऊपर कि भाई आर्यंस इंडिया के ही हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं या फिर यूरोप से आए हैं। इसका कुछ भी फिक्स पार्ट नहीं है। ठीक है। इसलिए ये कंट्रोवर्शियल मैटर बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ द Aryans are supposed to have migrated from Central Asia into the Indian subcontinent in several stages or waves during 2000 BC से लेकर 1500 BC तक। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। ठीक है थोड़ा। तो जो अगली पॉइंट है इसमें हमें ये बताया गया है कि जो पॉपुलर बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जो आर्यंस है ना वो आए हैं सेंट्रल एशिया से। यानी कि किसकी बात ज्यादा मानी जाती है, सेंट्रल एशिया से। किसने बताया है, मैक्स मुलर ने बताया है ना। तो मैक्स मुलर की जो बात है उसको ज्यादा कंसिडर किया जाता है कि भाई जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो एक साथ ही सारे ही आर्यंस आ गए, ऐसे एक बार ही आ गए सारे। तो ऐसा नहीं है, वेव्स में आए हैं। वेव्स में यानी कि पहले थोड़े से आ गए, जैसे 1000 आ गए लगभग। ठीक है। 1000 आर्यंस आ गए। उसके बाद लगभग 1-2 साल बाद 1000 और आ गए, 1000-2000 जो भी हैं। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आए हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि भाई ये सेवरल स्टेजेस में या फिर सेवरल वेव्स में इंडिया में आए हैं। ठीक है। कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से। और सेंट्रल एशिया किसने बताया था पहली बार, मैक्स मुलर ने। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है। सो देखिए हमारे पास है थर्ड पॉइंट, बोगासकाई इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है। जैसे कोई भी ईंट है, कोई भी मेटल हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी बड़ा सा पत्थर हो या फिर छोटा पत्थर हो, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए वो, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो या फिर कुछ ड्राइंग बना हुआ हो। ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। तो ये सब पाए गए टर्की में। और ये कहाँ पर आता है, एशिया माइनर में आता है। ओके। विच मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स। तो इन इंस्क्रिप्शन से
ये पता चलता है कि भाई 4 वैदिक गॉड हैं, वो कौन कौन से हैं? इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नसत्यास, ठीक है। और ये सब क्या प्रूव करते हैं कि जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है वही जो आर्यंस है उनका होमलैंड है, ठीक है। तो देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे? तो चलिए मान लेते हैं कि जो बोगासकाई है वो किसी का नाम है, ओके। बोगासकाई ने खाए, क्या खाए? 10 रुपए के तुरतुरे खाए, ठीक है। तुरतुरे खाए। उसके बाद तुरतुरे कैसे खाए उसने? मतलब कुरकुरे, ठीक है, ऐसे बोल रही हूँ मैं ताकि आपको याद रहेगा, भाई टर्की है ये। तो बोगासकाई ने 10 रुपए के कुरकुरे खाए। और बोगासकाई क्या है? छोटा बच्चा है, ठीक है। तो वो कुरकुरे को क्या बोलता है? तुरतुरे बोलता है वो। एक कटोरी ली उसने, ठीक है। उसके अंदर उसने डाल दिए सारे कुरकुरे और उसको खा लिया, ठीक है। तो ये जो कटोरी है ये ले जाके उसने रख दी सिंक में कि भाई मम्मी आएगी और मम्मी इसको धो लेगी, इस कटोरी को, ठीक है। और उसकी मम्मी का नाम क्या है? नसत्या। नसत्या बोगासकाई की मम्मी का नाम है। तो उसने विम बार लगा के, विम होता है ना, साबुन होती है विम बार, तो उससे नसत्या जो मम्मी है उसने विम बार से ये कटोरी धो दी, ठीक है। तो आपको ये देखो याद कैसे रहेगा? बोगासकाई है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन है टर्की। देखो ये तुरतुरे जो भी हैं इससे आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये टर्की में है, ठीक है। और उसके बाद जो 4 गॉड है वो कौन कौन से हैं? वरुणा, वी से वरुणा हो गया, आई से इंद्रा और एम से हो गया मित्रा, और जो लास्ट वाला है वो क्या है? नसत्या, ठीक है। तो ये 4 गॉड हैं, ये टर्की और ये बोगास का इंस्क्रिप्शन। तो भैया आपको ऐसे ये याद हो जाएंगे, ठीक है। 10 रुपए के कुरकुरे से याद हो गए ना सारे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपको याद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पहले इसको इरेज कर देते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भाई। सो फोर्थ पॉइंट में है द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब देन कॉल्ड सप्ता सिंधु, द रीजन ऑफ 7 रिवर्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक रफ मैप बना लेते हैं इंडिया का। तो ये एक रफ बनाया है मैंने। चलो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है पंजाब, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रंटियर, ठीक है। जैसे हमारा देश है इंडिया, तो उसके पास जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है वो जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ठीक है, चाइना है। तो इंडिया का ऐसा पोर्शन जो चाइना से और पाकिस्तान से मतलब अटैच्ड है, ठीक है, बिल्कुल पास में है, तो उसको बोला जाता है फ्रंटियर पोर्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रंटियर पोर्शन का मतलब। तो जो आर्यंस थे वो पहले फ्रंटियर पोर्शन और पंजाब में ही आए थे, ओके। जो पंजाब है इस पूरे पोर्शन को पहले कहा जाता था सप्ता सिंधु, यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हो, ठीक है। तो यहाँ पर आए थे स्टार्टिंग के टाइम पे आर्यंस। दे लिव्ड देयर फॉर मेनी सेंचुरीज, काफ़ी सालों तक यहाँ पर वो रहे। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो गंगैटिक और यमुनेटिक जो वैलीज हैं उनमें जाके सेटल्ड हो गए, ठीक है। गंगा रिवर और जो यमुना रिवर है उनकी जो वैलीज है वहां पर जाकर धीरे धीरे सेटल्ड हुए। ऐसा नहीं कि भाई सारे ही एक साथ चले गए, सारे एक बार सेटल हो गए, तो ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग के पोर्शन में जो मतलब स्टार्टिंग के टाइम पर वो कहाँ पर रहते थे? सप्ता सिंधु रीजन पे रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो गंगा रिवर और यमुना रिवर की वैलीज में जाके सेटल्ड हो गए।
तो ये सारे जो 4 पॉइंट्स थे, ये सब किसको बताते हैं? ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, कि भाई आर्यंस कहाँ से आए, कैसे सेटल्ड हुए, कहाँ पर सेटल्ड हुए, धीरे धीरे जाके यमुना और गंगा रिवर की वैलीज पे रह गए। ठीक है, तो ये हो गया है एक पार्ट कंप्लीट, दैट इज ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। अब देखते हैं वैदिक लिटरेचर। इसका भी टाइम पीरियड वही है, 1500 BC टू 600 BC। तो इसमें पहला पॉइंट है, इट इज presumed that Rig Veda was composed while the Aryans were still in Punjab। तो जो ऋग वेद है वो तभी कंपोज किया गया था जब कहाँ पर थे? पंजाब में थे। ठीक है, बाद में कहाँ पर आए थे? गंगा और यमुना रिवर की वैलीज में आए थे, लेकिन बाद में नहीं हुआ था ऋग वेद का कंपोजिशन, वो पहले ही हो गया था जब वो पंजाब में रहते थे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। सो अगला पॉइंट देखिए, वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस। तो ये 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस कौन कौन से हैं? पहला है संहितास। संहितास किसको बोला जाता है? वेद को ही संहिता बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा ब्राह्मण्स, थर्ड है आर्यनक, और फोर्थ है उपनिषद्स। So Vedic literature had grown up in course of time and really handed down from generation to generation by word of mouth। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, उसी के हिसाब से जो वैदिक लिटरेचर है उसमें इवोल्यूशन हुआ। और जैसे हमारी दादी सी, जैसे हमने कोई भी कहानी सुनी, ठीक है, अपनी दादी से, तो उन्होंने किससे सुनी? अपनी दादी से सुनी। तो जनरेशन टू जनरेशन वो कहानी कैसे आ रही है? वो सुना रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तभी तो हमें पता चल गई कि हाँ ऐसी राजा महाराजा था, उसकी ऐसी ऐसी कहानी थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर वेद। देखिए जो वेद है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरे वैदिक लिटरेचर में। तो वेद जो होते हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है, और वो किस नाम से जाने जाते हैं? अपोराशेया से। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैन के द्वारा बनाया नहीं गया है, जो वेद है वो भगवान की ही देन है। और दूसरा क्या है? नित्या। नित्या यानी कि एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है एटर्निटी। नेक्स्ट है, देर आर 4 वेद। 4 वेद है, मैंने आपको पहले बताए थे, वैसे भी आपको पता ही होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। The first 3 Vedas are jointly called वेदात्रयी। तो देखिए ये जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वेदात्रयी, यानी कि ट्रायो ऑफ वेदास। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3। ट्रायो मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3। डुओ क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, ऑफ द 4 वेदास ऋग वेद, दैट इज कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। जो 4 वेद हैं इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और जो ऋग्वेद है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ठीक है, एंड देयरफॉर इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। टेस्टामेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? एविडेंस। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि जो ऋग्वेद है उसको क्या बोला जाता है? द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। पूछ लेंगे भाई कि वो कौन सा वेद है, सामवेद है या फिर ऋग्वेद है। ठीक है, तो आप कौन से टिक करेंगे? आप ऋग्वेद को टिक करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऋग्वेद कंटेन्स 1028 हाइम्स। हाइम्स मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए, रिलीजियस सॉन्ग, यानी कि नॉर्मली इसको क्या बोला जाता है? भजन। ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल कितने भजन है? 1028 भजन है। और बाद में क्या दिखा रखा है इसमें? 10,580 वर्सेस। वर्सेस यानी कि लाइन्स ऑफ भजन। ठीक है, तो ऋग्वेद में 1028 तो भजन है और 10,580 वर्सेस है। और इनको कितने मंडल्स में डिवाइड किया गया? 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। और उस 10 मंडल में से जो 6 मंडल है, यानी कि 2 से लेके 7 तक, यानी 2, 3, 4, 5,
6 और ये 7। जो ये 6 मंडल हैं इनको क्या बोला जाता है? गोत्र। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है वंशा। ओके, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कुला ग्रंथ। और जो फर्स्ट वाला मंडल है और जो 10th वाला मंडल है, ठीक है, ये 2 मंडल ये बाद में ऐड किए गए थे। ठीक है, आगे लिखा है द 10th मंडल कंटेन्स फेमस पुरुषा सुक्ता विच एक्सप्लेन्स द 4 वर्णास। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 10th वाले मंडल की बात की गई है। ठीक है, 10th वाले मंडल में देखेंगे अब 10th मंडल कंटेन्स फेमस पुरु शा सुक्ता। ठीक है, और इसमें 4 वर्णास के बारे में बताया गया है, यानी कि इसमें कास्ट की बात की गई है। ठीक है, 4 कास्ट की बात की गई है। पहली क्या है? ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय। थर्ड है वैश्या। और जो फोर्थ है वो क्या है? शूद्र। तो देखिए जो पुरुष सकता है ना, पुरुषा सुक्ता जो है ये ब्रह्मा का रूप है। ठीक है, तो ब्रह्मा जो देव है, ब्रह्मदेव का जो मुंह का पार्ट होता है उससे ब्राह्मण है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जो भुजाएं हैं ब्रह्मा की भुजाएं, भुजाएं यानी कि हाथ। ठीक है, वहां से क्षत्रिय को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है वैश्या। वैश्या के लिए थाई। और शूद्र है एक फोर्थ वाला। शूद्र क्या है? पैर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इसमें दी हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। हाइम क्या होता है? भजन होता है। ठीक है, भजन किसने गाया? जो ऋग्वेद है उसके भजन किसने गाए हैं? होत्री ने गाए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया है ऋग्वेद के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। ठीक है, सामवेद देखिए क्या है? सामवेद क्या है? बुक ऑफ चैंट्स। बुक ऑफ चैंट्स। चैंट्स यानी कि मंत्र। चैंट्स का मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। ओके, तो सामवेद में कितनी लाइंस टोटल है? 1549 है। ठीक है, इतनी सारी लाइंस है इसमें। तो देखो सामवेद में जो 1549 है इसमें से जो 75 है उसको हटाकर बाकी कितनी बच गई हैं? अब देखो 1549 में से माइनस करेंगे हम 75 को, तो क्या आएगा? 4 देन 7 4 1। ठीक है, तो 1475 जो वर्सेस हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। और 75 क्या है? ये सामवेद की खुद की नई है। ठीक है, नई वर्सेस है यानी नई लाइंस है। आगे लिखा है इसमें दी हाइम्स ऑफ सामवेद वर रिसाइटेड बाय उदगत्री। जो सामवेद के भजन है वो किसने गाए हैं? उदगत्री ने। ठीक है, दिस वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। ये जो सामवेद है ये इंडियन म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा वेद है जो इंडियन म्यूजिक के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में दे देंगे आपको चारों वेद, तो उसमें से आप कौन सा टिक करेंगे? सामवेद वाला टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द यजुर्वेद। द बुक ऑफ sacrificial prayers is a ritual ved. Its hymns were recited by अध्वर्युज। यजुर्वेद के किसने रिसाइट किए गए हैं? अध्वर्युज ने। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना भाई, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। भाई ऋग्वेद के हाइम किसने रिसाइट किए हैं, सामवेद के किसने किए, यजुर्वेद के। ठीक है, अलग अलग सबके आपको करने हैं।
और देखिए जो ये यजुर्वेद है ना, इसमें क्या है कि बहुत सारे नियम कानून लगाए गए, जैसे कि यज्ञ हो गया, ठीक है, यज्ञ, बलिदान, सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान होता है ना, तो यज्ञ हो गया जैसे, और बलिदान, ठीक है, इनके लिए जो भी रिलेटेड प्रेयर करते हैं, उसमें नियम कानून कहाँ से आएगा, वो आता है यजुर्वेद से, ठीक है। यानी आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो यजुर्वेद है इसमें नियम लागू होते हैं, ओके। आगे लिखा है इसमें, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं ये। एक है इसमें कृष्णा यजुर्वेद और दूसरा क्या है, शुक्ला यजुर्वेद। In contrast to the first two, which are in verse entirely, this one is in both verse and prose. अब देखिए हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऋग्वेद पढ़ा है एक, है ना, दूसरा क्या पढ़ा था, सामवेद पढ़ा। इनमें क्या था, इनमें थे वर्सेस, वर्सेस यानी कि, वर्सेस मतलब क्या होता है, छंद होता है, ठीक है, एक बिल्कुल अच्छे हिंदी में बोला जाए तो ये होता है छंद, ठीक है। लेकिन जो प्रोज होता है, प्रोज को क्या बोलते हैं हिंदी में, गद्य बोलते हैं। तो जो ऋग्वेद है और जो सामवेद है, इनमें क्या था, इनमें थे सिर्फ छंद, यानी कि इसमें सिर्फ वर्सेस थे। लेकिन जो यजुर्वेद है उसमें क्या है, उसमें छंद भी है और गद्य भी है, यानी कि यजुर्वेद में वर्सेस भी हैं और प्रोज भी हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भाई वो कौन सा वेद है जिसमें वर्स और प्रोज दोनों हैं, तो वो कौन सा आएगा, यजुर्वेद, ठीक है। नॉर्मली एक आपने जैसे मिर्जापुर तो देखी होगी आपने, तो देखिए युवा एक वर्ड है, ठीक है, युवा कौन है, मुन्ना भैया युवा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, कृष्ण भगवान की पूजा करी है, ठीक है, कृष्ण भगवान का जो यज्ञ है वो करवा रहे हैं मुन्ना भैया, ठीक है। यज्ञ करवाने के लिए क्या होता है, पंडित आएगा और वो अपने नियमों से यानी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग यज्ञ करेगा। और मुन्ना भैया के साथ कौन है, एक शुक्ला है। तो देखिए यहाँ पर जो युवा है, युवा कौन हो गए, मुन्ना भैया है, ठीक है। उन्होंने एक यज्ञ रखवाया है आज, और कौन से भगवान के लिए है वो, कृष्ण भगवान के लिए है। तो इसको हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि भाई उसमें यजुर्वेद में क्या क्या है, ओके। देखो युवा है और यजुर्वेद थोड़ा सिमिलर है ना, वाई वाई, ठीक है, य दोनों में आ रहा है। तो आपको यहाँ से ध्यान रहेगा, यजुर्वेद की बात करी गई है और इसमें क्या होता है, यज्ञ और बलिदान से भी जो रिलेटेड जो भी प्रेयर्स होती हैं, उनमें जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो सब किसके अंडर आते हैं, यजुर्वेद के अंडर आते हैं, ठीक है। और यजुर्वेद जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कौन सा है, कृष्णा यजुर्वेद, और दूसरा क्या है, शुक्ला यजुर्वेद, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, ओके। अब देखिए अगला हमारे पास है नेक्स्ट अथर्ववेद, ओके। अथर्ववेद, इसमें है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, यानी कि जो भी जादू टोना होता है ना, वो सब किस में आएंगे, अथर्ववेद में, ठीक है। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेस। यानी कि जो अथर्ववेद है वो फोर्थ है और लास्ट वेद है। देखो जैसे
नजर लग जाती है तो मम्मी आती है ना, बोलती है ला बेटा अपने बेटे की नजर तार देती हूँ, अपने बेटे की नजर तार देती हूँ, है ना। जैसे ये एक बाती होती है, उसको तेल में भिगो के बच्चे के ऊपर ऐसे वार के उसको जला देते हैं बाहर, है ना। तो वो क्या है, नजर तार रहे हैं, यानी कि बच्चे को नजर लग गई। जैसे आपको बचपन में, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो सब क्यूट होते हैं, तो वो सब क्या है कि उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो मम्मी नजर तारती है तो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। तो वो सब किस में आते हैं, जैसे जो भी तांत्रिक वगैरह है ना, ये जो भी जादू टोना करते हैं, वो सब किस में आएंगे, अथर्ववेद में आएंगे। ठीक है। इसमें लिखा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ द वेदास। बहुत लंबे टाइम तक अथर्ववेद को वेद की कैटेगरी में ही रखा नहीं गया था, लेकिन लास्ट में आके, मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद अथर्ववेद को वेद में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है इसमें, ब्राह्मण्स एक्सप्लेन दी हाइम्स ऑफ दी वेदास। वेद की बात हो गई है, अब आ गए हम ब्राह्मण्स में। ठीक है। अब देखिए जो ऊपर हमने पढ़ा है कि भाई ऋग्वेद में इतने हाइम हैं, यजुर्वेद में इतने हैं, सामवेद में इतने, ऐसे ऐसे हमने बस पढ़ लिए भाई, हाँ इतना नंबर है इसका। अब जो भी वहां पर लिखा हुआ है ना वेद्स में, जो भी रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल हम नाइन्थ टेंथ में जैसे पढ़ते थे हिंदी, सिक्स से स्टार्ट हो जाता है वैसे तो ये। देखो ये जो हमारी बुक है, ये बुक क्या है, ये बुक है फॉर एग्जाम्पल वेद। ठीक है। ये वेद है, इसमें जो कविता लिखी है वो क्या है, हाइम है, HYMN। ठीक है। और जो हमारी टीचर होती थी वो क्या करवाती थी भाई, पहले यहाँ लिखो, प्रसंग लिखो, संदर्भ लिखो, है ना। फिर भावार्थ, भावार्थ में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि भाई कवि ये कहना चाहता है इस पंक्ति में। तो जो हमारे टीचर हैं, अगर इस लाइन से रिलेट करूँ मैं, तो ये जो टीचर हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे इस हाइम को, यानी ये जो कविता है, ठीक है, ये जो कविता लिखी है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, हाइम मान लिया। तो जो टीचर है वो क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण्स हो जाएंगे, क्योंकि यही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। और ये बुक क्या है, वेद है। ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वेद में जो भी हाइम्स लिखी थी, उनको एक्सप्लेन कौन करता था, उनको एक्सप्लेन करते थे ब्राह्मण्स। ठीक है। आगे देखिए इसमें लिखा है दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उसका नेचर क्या था। इट वॉज रिचुअलिस्टिक एंड इट वॉज रिटन इन प्रोज। प्रोज मैंने आपको क्या बताया था अभी, प्रोज यानी कि गद्य। ठीक है। छंद अलग होता है और गद्य अलग होता है। छंद को क्या बोलते हैं, वर्सेस, और गद्य को क्या बोलते हैं, प्रोज। ठीक है। तो ये प्रोज में लिखे गए हैं, ना कि वर्सेस में, इस बात का आप ध्यान रखना। देन ब्रह्मा मीन्स सेक्रीफाइस। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान। The various sacrifices and rituals have been elaborately discussed in the Brahmanas। तो देखिए sacrifices यानी कि बलिदान, ठीक है। दूसरा क्या है, rituals, sacrifice and बलिदान। इसके बारे में विस्तार से किसमें बताया गया है, किसमें डिस्कस किया गया है, ब्राह्मण्स में डिस्कस किया गया है। एवरी वेदा हैज सेवरल ब्राह्मणास अटैच्ड टू इट। सभी वेद में क्या है, हाइम्स है। तो सभी वेद में अपने अपने अलग ब्राह्मणास होंगे ना, जो उन हाइम्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो वो हम देखेंगे अब। ठीक है। उसके लिए मैंने आप एक ट्रिक बना रखी है आपके लिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो उसको देखते हैं अब हम। ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखिए हमारे पास है इसमें पहले ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद है पहले। कौन कौन से हैं ये, ऐतारेय एंड कौशिकी एंड संख्या। ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऋतु आई कौशिक संघ।
ठीक है। ऋतु से ऋग्वेद, आई से ऐतरेय, कौशिक जो लिखा है इससे होगा कौशितिकी, एंड संघ से संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है सामवेद के लिए। ठीक है। सामवेद के लिए यहाँ पर पंचविशा, तो पहले यहाँ नाम लेते हैं। पंचविशा एंड शादविंश, छंदोग्य और नेक्स्ट है जैमिन्या। ठीक है। और ये किस में आते हैं? सामवेद में आते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। संपन्न हुई शादी, किसकी शादी संपन्न हुई है? चंदन और जेमी की। ठीक है। जेमी लड़की है और चंदन क्या है? लड़का है। ठीक है। देखो सम, SAM से याद रहेगा आपको सामवेद, PAN यानी कि पंचविशा है ना, ये PANCH आएगा इधर। सो पंचविशा, पन से हो जाएगा। ठीक है। संपन्न, सम से सामवेद, PAN से पंचविशा, शादी से शादविंश, एंड चंदन से आपको ध्यान रहेगा छंद योग्य, एंड जेमी से जेमिनिया। ठीक है। ये सामवेद के ब्राह्मणास हो गए हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ट्रिक को। संपन्न हुई शादी चंदन एंड जेमी की। ओके। नेक्स्ट वेद है हमारे पास यजुर्वेद, वही मुन्ना भैया वाला। ठीक है। आपको ध्यान है ना, उसमें क्या था, नियम कानून के बारे में बात करी गई थी। तो ओके, तो इसमें देखते हैं यजुर्वेद के जो ब्रह्मणास है वो क्या क्या है। शतपथा है एक। ठीक है। और दूसरा क्या है? एक तैतरिया। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो देखिए इसकी जो ट्रिक है वो ऐसे होगी। यात्री, साथ, तीर्थ। ठीक है। यात्रियों के साथ तीर्थ घूमा जा रहा है। यात्री से क्या याद रहेगा आपको? यजुर्वेद, साथ से शतपथा और तीर्थ से तैतरिया। ठीक है। नेक्स्ट है अथर्व वेद के लिए। अब देखियो अथर्व और जो गोपाल है, एक लड़का है अथर्व और दूसरा है गोपाल। ठीक है। ये दोनों है बेस्ट फ्रेंड्स। तो किसी स्कूल में दो गोपाल रहते हैं। ठीक है। एक स्कूल है उसमें दो गोपाल है। तो टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों गोपाल में से उनका देखो सरनेम भी सेम है, उनके फादर नेम भी सेम है, ऐसे रहते हैं। ठीक है। तो टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से गोपाल की बात कर रहे हैं। तो टीचर्स ने सोचा कि चलो भाई गोपाल है एक, एक गोपाल का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? अथर्व है, और दूसरे गोपाल का जो बेस्ट फ्रेंड है उसका कुछ और नाम है। ठीक है। तो अगर इस वाले गोपाल की बात करनी है तो टीचर्स क्या बोलेंगे, भाई अथर्व का जो गोपाल है ना, अथर्व का जो बेस्ट फ्रेंड गोपाल है उसको बुलाओ। तो इसकी बस यही ट्रिक है, अथर्व का बेस्ट फ्रेंड गोपाल। ठीक है। अथर्व से क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, और गोपाल से गोपथा। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें लिखा है दी वर्ड अरण्या मीन्स फॉरेस्ट। अरण्या मतलब क्या है? फॉरेस्ट होता है। दी फॉरेस्ट टेक्ट्स आर
वर कॉल्ड अरण्यक। अरण्यक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फॉरेस्ट में लिखे गए हैं। बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल्स। हर्मिट्स यानी कि साधु, ठीक है, साधु और जो भी विद्यार्थी हैं जो जंगल में रह रहे हैं उनके लिए टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनको कहा जाता है अरण्यक। और जो अरण्यक्स होते हैं वो क्या है? लास्ट पोर्शन ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना कंक्लूडिंग पोर्शन, कंक्लूडिंग पोर्शन का मतलब है लास्ट पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपको क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द उपनिषद्स आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। अब देखो उपनिषद्स क्या होते हैं? उपनिषद यानी कि सिटिंग नियर बाई, ठीक है। उपनिषद जो वर्ड है उपनिषद, इसका मतलब क्या होता है? सिटिंग नियर बाई, ओके। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग जो भी होते हैं जिनको अच्छे से ज्ञान है, सज्जन लोग हैं, वो सब एक साथ बैठते हैं और किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड, जनरली कॉल्ड वेदांता एज दे केम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वेद। अब देखो वेद के अंत में आए हैं ये उपनिषद, इस वजह से उपनिषद को क्या बोला जाता है? वेदांता, ठीक है। वेद और ये अंत, यानी कि वेद के जो अंत में आए हैं उनको क्या बोला जाएगा? वेदांता, ठीक है। और वेदांता हम किसे बोलते हैं? उपनिषद को ही वेदांता बोलते हैं। 108 उपनिषद हैं टोटल, और जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है उसका नाम क्या है? बृहदारण्यक, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद के बारे में बता रखा है कि सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद का नाम क्या था? बृहदारण्यक, ठीक है। ये सबसे पहले आया होगा तभी तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, क्योंकि सबसे लास्ट में आता तो वो क्या होता? लेटेस्ट होता। ये आया सबसे पहले तभी तो ये ओल्डेस्ट है, ओके। तो यहाँ तक हमने देख लिया है वैदिक कल्चर के बारे में, ठीक है। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक कल्चर है। तो आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक है। एडी मैंने आपको बताया था ना, एनो डोमिनी, ठीक है। वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू, ओके। दिस इज स्माइली फॉर यू।